माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है। इन शब्दों के साथ मैं सभी आदरणीय अभिभावकगण, हमारे सभी साथी सहयोगियों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के इतिहास विषय का पाठ नंबर 1 में से यूरोप में राष्ट्रवाद का भाग 4। आज हम 2 टॉपिक उठाएंगे। एक तो है बाल्कन प्रदेशों में तनाव, जो कि कारण बना राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का, और दूसरा उठाएंगे हम मानवीय रूपों का। प्यारे बच्चों, कि साम्राज्यवाद क्या है कि जब कोई बड़ा देश छोटे देश पर कब्जा कर लेता है, उसको अपना उपनिवेश बना लेता है और उसके संसाधनों का दोहन करने लगता है, और ऐसा कुछ जो है वो बाल्कन प्रदेशों में हुआ। अब मैप के जरिए समझते हैं कि बाल्कन प्रदेश कहाँ है और इसमें क्या क्या चल रहा है। हमने पहले ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, स्पेन, फ्रांस और साथ में हमने ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इनके बारे में, यूनान के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बाल्कन प्रदेशों के बारे में। बाल्कन प्रदेशों से ही समझ आ गया होगा आपको कि ये कोई छोटा मोटा एक राज्य नहीं, बल्कि इसमें कई राज्य हैं, लेकिन राज्य बिखरे हुए। देखिए इधर यह है ऑटोमन साम्राज्य, रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान, हर्जेगोविना, और साथ में कुछ और नाम, मोंटेनिग्रो, सर्बिया, स्लोवेनिया, ये सब नाम आएंगे। ये बाल्कन प्रदेशों में आते थे और ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ तनाव पनपने लगा, क्योंकि इन राज्यों का ये मानना था कि ये ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा नहीं है, इन्हें जबरदस्ती ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया गया है, अपने अधीन लिया गया है, इसलिए ये स्वतंत्र होना चाहते थे। कारण क्या थे? ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चुका था, और दूसरा, ये राष्ट्र खुद आपस में ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे के राज्य हथियाना चाहते थे। तीसरा, अब धीरे धीरे, क्योंकि 1871 की बात है और तब तक जर्मनी का, इटली का एकीकरण भी हो चुका था, ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़ा राष्ट्र बन चुका था, तो इनके अंदर भी अब राष्ट्रवाद की भावनाएं ऊपर हो रही थी, बढ़ती जा रही थी, और ये भी अब स्वतंत्रता की कामना करना चाहते थे। अब ये अपने इतिहास के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा ये साबित भी करना चाहते थे कि ये स्वतंत्र थे और अब ये स्वतंत्र होना चाहते हैं। लेकिन ठीक उसी समय ये जो हम देश देख रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये देश यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहते थे। ये खुद इन प्रदेशों को हथियाकर इन्हें अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, जिसके चलते स्थितियां बिगड़ जाती हैं और युद्ध शुरू हो जाती है। और युद्ध शुरू होते हैं तो कहाँ जाते हैं? 1914 में होने वाले प्रथम विश्व युद्ध की ओर। अब इसके रिटन वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बाल्कन प्रदेश यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बना। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्मेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, ये सब प्रदेश इसमें आते थे। लेकिन तनाव बहुत था। कारण क्या था? इनका सरप्रस्त ऑटोमन साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था, उसमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो इन्हें दबाकर रख सके। दूसरा, यूरोप के अनेक देशों के अंदर राष्ट्रवाद के कारण अब इनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये भी स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। अपने इतिहास के पन्नों से इन्होंने साबित करने का प्रयास किया कि ये स्वतंत्र थे और इन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दूसरा ये भी है कि बाल्कन प्रदेश संख्या में काफी थे और एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे के प्रदेशों को हथियाना चाहते थे, इसलिए लड़ते रहते थे और भारी तनाव था। फिर वो देश जो साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहे थे, वो यूरोपीय शक्तियां जो काफी ताकतवर हो चुकी थी और आगे भी ताकतवर होना चाहती थी, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब प्रदेश जो थे, राज्य थे, देश थे, ये ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर बाल्कन प्रदेशों को हथियाना चाहते थे। इसके तहत बहुत सारे युद्ध भी हुए और इन सभी युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका भी तैयार कर दी। अब हम अगला टॉपिक करते हैं, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। प्यारे बच्चों,
आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम किसी राजा की, रानी की बात करते हैं, किसी शासक की बात करते हैं, तो एक छवि हमारे मन में उभर कर आ जाती है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, चाहे वो हमने टीवी में देखे किरदार ही क्यों ना हो, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। ऐसे ही हम किसी और शासक की बात करेंगे और हमने उसको सीरियल में, टीवी में कहीं देखा है, तो वहां से उसका चित्र हमारे मन में आ जाएगा। बहुत सारी मूर्तियां भी हमने देखी होगी, वहां से। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि किसी राष्ट्र का चेहरा हो सकता है, तब हम पशुपश में पड़ जाते हैं कि क्या किसी राष्ट्र का कोई चेहरा हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आपसे कहा जाए भारत, क्योंकि मैं भारत की वासी हूँ, तो मेरे मन में एकदम से छवि आएगी भारत माता। ठीक आएगी ना। ऐसे ही दूसरी छवि आएगी हमारे अंदर, हमारे नक्शे की। ऐसे ही जितने भी देशों की हमने बात की, उन सभी ने अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाया, अपने राष्ट्र को एक रूपक देकर, उसका मानवीकरण करके। प्रत्येक देश जब अपने देश का, अपने राष्ट्र का मानवीकरण करता है, तो उसे कोई ना कोई व्यक्ति का या नारी का रूप देता है। आमतौर पर प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र का रूपक करता है, तो नारी का चित्र बनाता है। 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्रों के मानकीकरण करते हुए राष्ट्रों को चेहरे देने का प्रयास किया, और आमतौर पर नारी का मानकीकरण किया गया, नारी के रूप में चित्रित किया गया। इससे राष्ट्रीय भावनाएं जो थी वो उस देश के लोगों को जोड़ देती थी, और वे प्रत्येक व्यक्ति जो है खुद को एक समान मानता था। ये दो चित्र देखिए, ये है फ्रांस की रूपक, राष्ट्र रूपक, और ये जर्मनी की। जो फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक है उनका नाम है मारियान, और देखिए इनके हाथ में लाल टोपी है, विधि पट है। और इधर देखिए जर्मनी, ये तलवार लिए हुए हैं, ढाल लिए हुए हैं। और ये चित्र मैं आपको बताऊं तो ये चित्र वहां का है जहां पर ये बताया गया कि जर्मेनिया जो है वो राइन राइन नदी है जर्मनी की, उस पर पहरा देकर उसकी रक्षा कर रही है। ये चित्र जो है इसका नाम है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइन नदी। और यहाँ पर जो ये चित्र है मारियन का, ये चित्र जो है वो बताता है कि ये जो है स्वतंत्रता का, गणतंत्र का, राष्ट्रवाद का प्रतीक। पहले हम बात करेंगे फ्रांस और मारियन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र वाले बना दिए। लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब प्रतीक थे मारियन के, और ये सब प्रतीक थे फ्रांस के राष्ट्र रूपक। मारियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, साथ में ही जनता के अंदर राष्ट्रीय एकता को एकत्रित करने के लिए भावनाएं जगाई गई। मारियन की छवि ना सिर्फ सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, बल्कि सिक्कों पे और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। ये टिकट 1850 का है, जिसमें मारियन की तस्वीर लगाई गई थी और फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। प्यारे बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय रूपक का होना आवश्यक होता है। राष्ट्रीय रूपक के बारे में सोचते ही हमारी भावनाएं, राष्ट्रीय भावनाएं प्रबल होने लगती है। फिर है जर्मनी और जर्मेनिया। यहाँ बिल्कुल आसान है ना, जर्मनी की राष्ट्रीय रूपक जर्मेनिया। चाक्षुष अभिव्यक्ति में ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनकर जहां भी ये खड़ी होती हैं, अपने आप जर्मनी के लोगों में राष्ट्रीय भावनाएं कौंधने लगती हैं, क्योंकि जर्मन जो है, जर्मन ब्लूत है, वो पेड़ वीरता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रतीक भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे बाज, छाप, कवच, तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली, उगते हुए सूर्य की किरणें। ऐसे चिन्ह भी
जर्मेनिया के प्रतीक माने जाते हैं तलवार और टूटी हुई बेड़ियां, ये सब भी जर्मेनिया के ही प्रतीक हैं। टूटी हुई बेड़ियां अर्थात स्वतंत्रता का प्रतीक भी होता है। ये लीजिए, ये तो है, देखो मैंने बताया था आपको, चौक चौराहों पर लगाई गई मारियन की तस्वीर, और यहाँ पर ये है जर्मेनिया। इनकी तलवार में आप देख सकते हैं जैतून की डाली है, सिर पर जर्मन बलूत के पत्तों का मुकुट है, और ये भी, और साथ में आप देखिए टूटी हुई बेड़ियां। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हम ये 2 टॉपिक अपने आज कवर करते हुए अपने इस भाग को यहीं पर समाप्त करेंगे। कल हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, और पीछे हमने इस लेसन के अंदर जितने भी किरदारों की बात की है उन सबको रिवाइज करेंगे, साथ में काल रेखा का रिवीजन करेंगे। ये लेसन हमने आप सबके सहयोग से बहुत मेहनत से बनाया है, इसे जरूर सुनिएगा और इसमें से नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।